बात 1980 के थोड़ा सा पहले की है। इस्लामिक कैलेंडर के 14 हिजरी की समाप्ति का वक्त था। पूरे दुनिया में मुसलमान खुशी मना रहे थे। इसी दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पास कुछ लोग गए और उन्होंने कहा कि दिल्ली के लुटियन जोन्स में एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जहां भारतीय तहजीब के हिसाब से इस्लामिक बातों को रखा जाए, आगे बढ़ाया जाए। इसी नज़रिए के साथ ही उसी दौरान इस्लामिक कल्चरल सेंटर की स्थापना की बात हुई और उसके बाद वो कार्रवाई आगे बढ़ती गई। अब लगभग 45 साल का वक्त है। कई चुनाव हुए हैं, हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, नई नज़रिए के साथ, नए उम्मीदवारों के साथ। अभी भी चुनाव का वक्त है। कई दावेदार हैं अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए। लगभग 11 पदों पे चुनाव हो रहा है और 13 सदस्यों के चुनाव होने हैं। कोर्ट इस बार दखल दे रही है चुनाव में और कोर्ट के निगरानी में ये चुनाव हो रहा है। पहले 4000 मेंबर थे। कोर्ट के आदेश के बाद 2000 मेंबर हटा दिए गए। अब जो चुनाव का फैसला होगा वो 2000 मेंबर के बीच में फैसला होगा। अध्यक्ष पद पे ज़्यादा लोगों का ध्यान है, इसलिए कि इस बार बड़े नाम अध्यक्ष पद के लिए हैं। एक तो सलमान खुर्शीद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। दूसरे ताली कोटी हैं जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। और एक हैं रिटायर्ड सीनियर आईएएस, केंद्र सरकार में कई ओहदों पर रह चुके श्री अफजल अमानुल्लाह। इत्तफाक से आज हम उनके घर पर हैं और आज हम उनसे मुखातिब हैं। तो सबसे पहले अफजल साहब, आपका शुक्रिया आवाज़ द वॉइस से बात करने के लिए। मैं हूं मलिक असगर हाशमी और इससे पहले कि हम अपने बातचीत का सिलसिला शुरू करें, पहला सवाल अफजल साहब से यही होगा कि चुनाव का प्रचार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले की दया से हम लोग लेट स्टार्ट किया था। हमने कुछ कारणों से घर में कुछ ये था, फंक्शन था हमारे वाइफ के देहांत के बाद, इंतकाल के बाद का, तो ख़त्म हुआ। तो पिछले सोमवार से हम लोग स्टार्ट किया और करीब 5-6 दिन लगा अपना टीम करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। उसमें कोई शिकायत नहीं है। अफजल अमानुल्लाह साहब बिहार के बक्सर के इलाके से आते हैं, ज़मींदार फैमिली से हैं। वैसे तो आम बिहारी ये नहीं जानता कि ये पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेते हैं। जब भी चुनाव की बात होती है तब एक तरह का पॉलिटिक्स होता ही होता है। तो अफजल साहब, आपने कैसे सोचा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है? एक तो नौकरी हमने बहुत कर लिया, 40 साल पूरा नौकरी किया और 2021 से हम आ गए यहाँ दिल्ली में और यहाँ बच्चों के साथ और वाइफ के साथ रहने लगे। दुर्भाग्य से हमारे वाइफ का इंतकाल हो गया इसी दौरान। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमको कोई उस तरह का कोई नौकरी नहीं करना है। तो फिर ये हुआ कि उसी वक्त ये शुरू हो गया इंतखाब इसका, इस्लामिक सेंटर का। इसके हम मेंबर 2004 से हैं, लेकिन क्योंकि हम बाहर रहते थे, हमेशा पोस्टेड बाहर रहे, तो इसके काम काज का देखने का वक्त नहीं मिला। अब जब वक्त मिला है, जब इंतखाब वगैरह अनाउंस हुआ है, तब देखा कि बदइंतज़ामी तो थी, ये सब कोई मानता है। और जो भी यहाँ पर कहीं घोटाला हुआ है, अल्लाह जाने, वो तो बाद की बात है, जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। लेकिन जो मकसद था इसका कि इस्लामिक कल्चर को शोकेस करना, इस्लाम का क्या कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान के कल्चर में, तहजीब में, जो हम लोग यहाँ इस तरफ कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, या इस्लाम का कंट्रीब्यूशन क्या है दुनिया के कल्चर में, वो सब कुछ नहीं हुआ।
यहाँ पर न सेमिनार होता था, न यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी का कोई आवाज़ बुलंद होती थी, न किसी को हेल्प होता था, कोई मुसलमान का कोई कॉज लेकर के कोई हेल्प होता था, न ही यंगर जनरेशन को किसी तरह का बढ़ावा दिया जाता था। उन लोग के लिए कुछ ऐसा होता कि नेटवर्किंग का सहूलत होता, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उसको ये करने का। तो ये सेंटर माने मेरे हिसाब से तो मरा पड़ा हुआ था। सिर्फ यहाँ आकर के लोग एक रेस्टोरेंट में खाने आते थे और उसके अलावा कुछ नहीं। आपका जो आइडेंटिटी कार्ड था वो सिर्फ कार्ड था, आपके पास यहाँ बैठने की जगह नहीं मेंबर्स के लिए अच्छी लाइब्रेरी नहीं, बराए नाम लाइब्रेरी है लेकिन उसमें कुछ नहीं है, और कोई और सहूलत नहीं है मेंबर्स के लिए, और ये वही शादी घर और खाने वाने का होके रह गया। इस्लामिक कल्चरल सेंटर का यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर है कि जब हम टाइम दे सकते थे और हम सोचते थे कि हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो एकदम दिल से हम कहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट कर सकते थे, मेरा ये था, अकीदा था, विश्वास था। तो उसी निस्बत से हमने नॉमिनेशन पर, ऑफ कोर्स दोस्तों का बहुत ज़्यादा इसरार हुआ, बहुत सारे माशाल्लाह से दोस्त हैं, सबका इसरार हुआ कि नहीं यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, यू शुड फाइट द इलेक्शंस। आपके मुकाबले में बड़े बड़े नाम हैं, सलमान खुर्शीद जैसे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ रही होगी प्रचार में, और अपनी दावेदारी भी मजबूती से रखनी पड़ रही होगी। आपको ऐसा लगता है क्या कि चुनौती है किसी तरह की, या आप चुनाव आराम से जीत जाएंगे? जीतने का दावा तो भाई कोई नहीं कर सकता है, वो अल्लाह जानता है, वोटर्स जानते हैं। लेकिन हमने कोशिश किया है कि लोगों के सामने अपना पूरा लाइफ हिस्ट्री उन लोगों के सामने हम पेश कर दें कि हम क्या हैं, कैसे थे, क्या किया है, और आगे यहाँ पर अगर अल्लाह ने नवाजा, वोटरों की ने वोट दिया, तो यहाँ पर आने के बाद से हम क्या करेंगे इस सेंटर के लिए। और हाँ, बड़े बड़े नाम हैं, और तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है। चुनाव होता है, उसमें कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रहेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस है, और आता है तूफ़ान आने दो, कश्ती का खुदा खुद हाफिज़ है, अल्लाह ताला मदद करेगा। ये बिल्कुल सही है, अल्लाह पे तो यकीन रखना ही चाहिए। बावजूद इसके एक प्रचार हो रहा है आपको लेकर के कि चूँकि आपका ताल्लुक़ बिहार से है, ज़्यादा वक्त आपका बिहार में गुजरता है, ऐसे में आप दिल्ली सेंटर पे कितना ध्यान देंगे? हाँ, तो वो तो खैर क्योंकि बिहार काडर के हम थे तो मेरा ज़्यादा वक्त बिहार में गुजरा है। लेकिन अब तो हम यहाँ बस गए हैं, मेरा बेटा और बेटी सब यहीं है, और हम लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली हैं, सब कोई साथ रहते हैं। मेरा भाई भी है यहाँ पर, वो अल्लाह फल से सुप्रीम कोर्ट में जज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग का जो फैमिली है, छोटा सा फैमिली, सब हम लोग दिल्ली आ गए हैं। तो पटना में घर है, ज़रूर घर है, लेकिन अब पटना में रहने का अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया। अब बच्चे कोई वापस पटना जाके रहेंगे नहीं। ये अब अच्छी बात है या बुरी बात है ये अब नहीं कह सकते हैं, लेकिन पटना से उस हिसाब से ताल्लुक़ अब नहीं रहा जैसा कि सर्विस में था। अफजल अमानुल्लाह साहब ने एक घोषणा पत्र ये जारी किया है, और बड़ा उम्दा सा शेर लिखा है इन्होंने मजरूर सुल्तानपुरी का कि मैं अकेले ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां गया। ये दर्शकों को मैं बता दूं कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, और इसमें जो है आखिरी में इन्होंने पता भी दिया कि साहब हम यहीं पर हैं और आप हमसे भरोसा कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर भी दिए हैं कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि आप अगर ये सोच रहे हो कि ये बिहार में रहते हैं, वहीं बस गए हैं,
तो ये इनका सबूत है कि साहब हम यहीं रहते हैं और ये नंबर है, आप कभी भी हमें ज़हमत दे सकते हैं सेंटर से संबंधित। और हम माफ़ करिएगा डॉक्टर साहब, हम सिर्फ भरोसा, देखिए 3 भरोसा तो हम दे सकते हैं। नंबर 1 कि हम वक्त दे सकते हैं, नंबर 2 कि हम ईमानदारी से काम कर सकते हैं, और नंबर 3 कि जो मेरा स्टाइल रहा है काम करने का वो सबसे राय मशवरा करके। तो अगर कोई भी मेजर डिसीजन होगा तो वो वोटर्स या मेंबर्स जो हैं उनके राय से ही होगा, ये नहीं कि कोई तानाशाही चलेगी। तो वो एकदम। और दूसरा कि कोई आदमी आकर के पूछ सकता है कि अकाउंट्स का क्या हाल है, क्या अकाउंट्स है, ऑडिट्स रेगुलरली होगा, अकाउंट सबके सामने जाएगा, और कोई चीज़ किया तो क्यों किया उसका जवाब हर मेंबर को हक है, वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम कोई बंद होकर के यहाँ पर अपना राज कोई चलाता था, वो अब नहीं चल सकता है। हम इनके मुद्दों पे बाद में बात आएंगे, सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पहले बात करते हैं सदस्यों की, जो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जिसमें सबकी राय ली जाएगी। तो दर्शकों को बता दूं कि करीब अभी जो मौजूदा 2000 के जो आंकड़े हैं उसमें 200 से 300 के बीच में हिंदू सदस्य भी हैं। तो अफजल साहब, आप उनके बारे में भी सोचा है क्या कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ नाम के लिए हिंदू हैं, उनके किसी काम में शामिल करेंगे? ऐसा आपके पास कोई नज़रिया है क्या, कोई सोच है? नहीं, देखिए, जो सेंटर है उसके जो मेंबर हैं वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म के हों, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। मेंबर्स तो मेंबर्स हैं और हर मेंबर के लिए होगा। जैसे फ़र्ज़ करिए कि अगर सहूलतें दी जा रही हैं मेंबर्स को, कोई तरह की भी लाउंज की फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, अच्छा कॉफ़ी शॉप की फैसिलिटी है, जो भी फैसिलिटी है, प्लस जो कोलैबोरेशंस है, सब कुछ है, उस सब के लिए है। और जो राय होगी लोगों की उस पर काम होगा। तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो हो, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं होगा। और अगर आप काम कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा सबको होगा। और ये कोई ये नहीं है कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मुस्लिम कल्चरल सेंटर है। और तो जाहिर है कि जो हम लोग हर नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह जो है रब है, वो सारे आलम का है, कोई हिंदू का नहीं है, कोई मुसलमान का नहीं है, सारे कायनात का वो मालिक है। तो इस्लामिक कल्चरल सेंटर इस्लाम यही सिखाते ही है, तो कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, जैसे चुनावी गतिविधि शुरू हुई तो पसमानदा मुसलमानों की जो राजनीति करते हैं उनकी तरफ से ये आवाज़ आई कि सदस्यता शुल्क लगभग 1 लाख से ऊपर का है, तो पसमानदा मुसलमान इसका सदस्य नहीं बन सकता। ऐसे में उनकी मांग ये है कि जब आप हमें हिस्सेदारी नहीं देंगे, उनका आरोप है, उन्होंने बाज़ाफ्ता सोशल मीडिया पे इस तरह के आरोप लगाए हैं कि इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर जो है वो अशराफों का अड्डा हो गया है और वहाँ सिर्फ बड़े अधिकारी और अशराफ जो बड़े ओहदेदार हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको तरजीह दी जाती है, पसमानदाओं को जगह नहीं दी जाती, इसलिए मेंबरशिप इतनी बढ़ा के रखी गई। तो सवाल मेरा ये है कि आपके आने के बाद ये सबको भागीदारी मिले, पसमानदा को भी जगह मिले, तो क्या सदस्यता शुल्क कम करने वाले हैं? नहीं, अगर हमको आइडिया नहीं है कि सदस्यता शुल्क क्या होगा। जब हमारे टाइम में 2004 में 1 लाख तो नहीं था भाई, ये तो बेमौका है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सदस्यता के लिए कोई क्राइटेरिया बने। ये नहीं कि अफजल अमानुल्लाह का कोई भाई है, भतीजा है, उसको मेंबर बना दिया जाए और जो आदमी जो क्राइटेरिया में फिट कर रहा है उसको निकाल दिया जाए। तो वो फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो पहले तो क्राइटेरिया बनेगा कि मेंबरशिप के लिए क्या क्या होना चाहिए आपको, क्राइटेरिया, और फिर
जो कमिटी रहेगी मेंबरशिप कमिटी, वो एग्जामिन करके ही करेगी। जैसे मेंबरशिप फर्ज करिए कि एक हमने बताया भी है कि मेंबरशिप खाली महदूद रह गई है नॉर्थ इंडिया, खास करके दिल्ली और आसपास, लेकिन दूर दूर के इलाकों में, जैसे दिल्ली से दूर बिहार है, यूपी है, पूरा साउथ इंडिया है, इस तरफ जितना गुजरात कश्मीर है, उसमें कहाँ मेंबर्स हैं, बहुत कम है, चुने गिने 10-12, 10-12, 10-12। तो ब्रॉड बेस्ड मेंबरशिप करना होगा। तो दैट विल आल्सो बी वन ऑफ द क्राइटेरियाज फॉर मेंबरशिप। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि मेंबरशिप का क्या क्राइटेरिया होगा, वो क्राइटेरिया पेश किया जाएगा जनरल बॉडी में कि भाई मेंबरशिप का हम ये क्राइटेरिया कर रहे हैं, मंजूर होगा तो क्राइटेरिया अडॉप्ट होगा और फिर उससे डिविएशन नहीं होगा। दूसरा, मेंबरशिप फीस इतना हाई नहीं होना चाहिए। मेंबरशिप फीस हालांकि और सब क्लब में सुनते हैं कि 5 लाख है, 6 लाख है, तो वो बेवकूफ़ी की बात है, कोई सहूलत है ही नहीं, तो क्यों आदमी पैसा देगा भाई 1 लाख रुपया? 1 लाख में आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो भी डिसीजन हो जाएगा। हाँ, हर साल थोड़ा बहुत मेंबरशिप फीस सबको लगना चाहिए, 2,000 हो, 2,500 हो मेंबरशिप फीस हर साल, ताकि सेंटर का खर्चा चल सके। ये नहीं कि सेंटर की आमदनी हो शादी के लिए देने के लिए या नाच गाने का प्रोग्राम करने में उससे आमदनी हो, वो बहुत ही वाहियात तरह की आमदनी हो जाती है। और तो ये मेंबरशिप ब्रॉड बेस करना है और उसी पर वो आगे चलेगा। पासमंदा और अशरफों का ये जो झगड़ा है ना, ये सिर्फ राजनीति है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। ये कल्चरल सेंटर है, ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है भाई। और हम लोग यहाँ तो इस्लाम में कोई फ़र्क है नहीं कि आप क्या हैं। और आपको हम बखुदा बताते हैं कि स्कूल में हम लोग को ये भी नहीं पता था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्या ज़ात है। और जब हम बिहार काडर में, कॉलेज में भी नहीं, बिहार काडर में जब गए तो कास्ट का पता चला कि भाई कास्ट भी कोई चीज़ होती है। माने बहुत अजीब लगा कि कोई कास्ट कोई चीज़ होती है। और जैसे मेरे ख़ानदान में आप कही कि शादियाँ हर इसमें होते हैं, जो सो कॉल्ड हमारे यहाँ पासबंदा भी शादी हुई है, सब कुछ हुआ अपने इसके। तो हम लोग तो फ़र्क नहीं करते हैं, हम चाहते भी नहीं कि फ़र्क हो। लेकिन अगर किसी को लगता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है तो बताए उसको क्या डिस्क्रिमिनेशन। इसमें कल्चरल सेंटर या इसके मेंबरशिप में क्या डिस्क्रिमिनेशन होगा भाई? माने ये क्राइटेरिया है, इसमें जो फिट कर रहा है आएगा। कोई पॉलिटिकल तो है नहीं, कोई नौकरी तो दी नहीं जा रही है, कोई ये तो किया नहीं जा रहा है। और सब एक हैं, सारे हिंदू एक हैं, सारे मुसलमान एक हैं। अब इसमें कहेगा कि भाई अब हम दलित हैं तो हम अपर कास्ट हैं, हम ये हैं। मेरे सामने इस क्लब को हम लोग उसका अखाड़ा न बनाएं। देखिए, अभी आपने बात की कि सदस्यता होनी चाहिए, कश्मीर में भी, केरल में भी, साउथ में भी होना चाहिए, हर जगह भी होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आजकल अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को देखें, अलीगढ़ को देखें, या आप उर्दू यूनिवर्सिटी जो है नेशनल यूनिवर्सिटी उसको देखें, उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया है, कई जगह पे उनके सेंटर्स हैं। जब इसकी स्थापना हो रही थी इस्लामिक कल्चरल सेंटर की, तब सर्वधर्म संभाव और गंगा जमनी तहजीब की बात कही गई थी। तो अभी जिस तरह का माहौल है ये ज़रूरत अब तो हर जगह पे है इसके लिए। तो ऐसा नहीं लगता कि छोटे छोटे सेंटर हर स्टेट में भी होने चाहिए, ताकि जो दिल्ली में जो तय हो, जो बातें तय हो, यहाँ जो सेमिनार्स होते हैं, बैठकें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, अध्ययन होते हैं, उसका फ़ायदा दूसरे स्टेट के लोगों तक भी पहुँचे और वो छोटे छोटे सेंटर हों। ऐसा लगता है क्या? नहीं, आप सही कह रहे हैं। हमने उसमें लिखा भी है, अपना जो ये किया है उसमें लिखा है कि जब ये सेंटर चल पड़ेगा 2 साल 3 साल में, हमको लगता है इंशाअल्लाह सेंटर उभरेगा
और उभरेगा तब ये ज़रूरत आन पड़ेगी कि अलग अलग जगहों पर भी इसका छोटा छोटा रेप्लिकेशन हो, ताकि इसमें जैसे फ़र्ज़ करिए कि हम बाहर से 3 स्कॉलर्स बुला रहे हैं इस्लामिक कैलीग्राफी पर, तो वो सिर्फ दिल्ली में क्यों लेक्चर हो, वो बम्बई में भी हो, हैदराबाद में भी हो, पटना लखनऊ में भी हो। तो उस तरह से हम लोग छोटा छोटा सोच सकते हैं, लेकिन उस तर्ज पर नहीं अभी फ़िलहाल सोचेंगे। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सेंटर खुला है, कुछ नहीं होता है, बर्बाद हो गया। अलीगढ़ अपने नहीं संभाल पा रहे हैं लोग, और उस पर हर तरफ से उस पर प्रहार हो रहा है। अलीगढ़ को माने बर्बाद किया जा रहा है, और हमारी कौम खुद जिम्मेवार है कि उसको बचा नहीं पा रही है। तो उसको बढ़ा करके हम लोग क्या करेंगे? अलीगढ़ में प्रोफेसर्स की कमी है, अच्छे प्रोफेसर्स की। उन लोग को आप कहिए कि जा कर के बिहार के किशनगंज में तुम जाके रहो और पढ़ाओ, क्या ये संभव है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का सेंटर सरकार खोल दी है, कहाँ डॉक्टर जाके रह रहा है? हर जगह एम्स खुल रहा है, हर जगह आईआईटी खुल रही है, पढ़ाई बर्बाद हो रही है हर जगह का, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग लेकिन सेंटर का इस हिसाब से करेंगे कि हम लोग अपना इस्लामिक कल्चर शोकेस करने के लिए और उस तरह का प्रोग्राम्स करने के लिए, ताकि लोग सब बेनिफिट करें। इस्लाम का कैलीग्राफी हुआ, लिटरेचर हुआ, माने उस तरह से ये करने के लिए। अब आते हैं हम मुद्दे पे कि आपको लोग वोट क्यों दें, आपके क्या चुनावी मुद्दे हैं जो पूरा सेंटर तस्वीर बदल देगी? केस किया गया था, लोगों ने केस किया था हाई कोर्ट में, जिसके वजह से चुनाव वगैरह हुआ कि भाई 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और ये हुआ वो हुआ, और सेंटर में कुछ हो नहीं रहा है। 20 साल से एक ही ग्रुप जो है सो वो काबिज है, उसको जकड़ के रखे हुआ है, शिकंजा कसा हुआ है, और सेंटर उभरा नहीं है। तो मेरा मकसद सबसे पहले है कि हर मेंबर को फ़ख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि वो इस इस्लामिक कल्चरल सेंटर का मेंबर है, ताकि हम लोग उसको ऐसा इस्लामिक सेंटर, कल्चरल सेंटर बनाएं कि लोग को फ़ख्र हो। अगर आप बाहर जाइए, फ़र्ज़ करिए कि आप कहीं भी गए और आप इंडियन से मिले बाहर, और उनको पता चला कि आप इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मेंबर हैं, तो वो कहेगा अच्छा तुम इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मेंबर हो, तुम्हारा सेंटर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। उस तरह का आपको फ़ख्र होना चाहिए, और फिर उससे आगे आगे जो जो चीज़ बढ़ाना है। फ़र्ज़ करिए कि आपको यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उनको जानते नहीं कि हमको क्या करना चाहिए, हमको कहाँ से, ये मेरा आइडिया है, ये मेरा इनोवेशन है, हमको कहाँ से क्या करना चाहिए। फ़र्ज़ करिए लोन चाहिए या ज़मीन चाहिए, क्या चाहिए, क्या हम नहीं कर सकते हैं? हम लोग दिल्ली में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग नहीं लिएज़ों कर सकते हैं? हम तो सरकार में रहे हैं, हम जानते हैं। अगर कोई आदमी आता है कि मेरा लोन फंसा हुआ है इस मिनिस्ट्री में, या मेरा ये अटका हुआ है, तो क्या हम वहाँ जा कर के उसकी पैरवी नहीं कर सकते हैं? सही चीज़ के लिए करेंगे, कोई बेईमानी के लिए नहीं, कोई दलाली नहीं हम लोग करेंगे। सेंटर लेकिन आवाज़ तो उठाएगा, उन लोग को हेल्प तो करेगा, या कोई कॉज, कोई भी कॉज हुआ, गरीबों, पिछड़े, दलित, जो भी जिसके लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए अगर कोई कॉज है, तो उसके लिए सरकार से बात तो कर सकता है, ख़त तो लिख सकता है, तो कुछ तो प्रेशर ग्रुप बन सकता है, ताकि लोग सब देखें। कुछ उनको अगर ज़रूरत पड़े, हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, सलाह चाहिए, और प्लस नेटवर्किंग। यहाँ पर
लॉयर्स भी हैं मेंबर्स, इंजीनियर्स भी हैं मेंबर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं मेंबर्स, ऑफिसर्स बहुत सारे मेंबर्स हैं, और हर तरह के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सब सब हैं, मेंबर्स हैं। तो वहाँ नेटवर्किंग हो सकता है। किसी को कोई ज़रूरत हुई तो भाई हाँ हम जानते हैं, मेंबर हैं फलाना वकील, इनके पास चले जाओ। या मेंबर है फलाना चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमको अपने अकाउंट्स में गड़बड़ हो रही है फर्म में, इनके पास चले। वो नेटवर्किंग भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो हम तो कहते हैं आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आगे आगे मौका मिलेगा आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ेगा। और अल्टीमेट टेस्ट वही है कि आपको फख्र होना चाहिए कि आप इस कल्चरल सेंटर के मेंबर हैं। तो आपने कहा कि फख्र होना चाहिए, और कई आपने काम भी बताए इशारतन। प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले जाएंगे तो आप जिनकी बात कह रहे थे कि 20 साल तक काबिज थे और 300 का घोटाला है, तो क्या वो पहले उसकी जांच शुरू करेंगे या कोई? देखिए वो तो सबसे पहले ही लिखा है कि वो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सेंटर का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या आमदनी हुई है और कैसे खर्चा हुआ है, वो तो जानना ज़रूरी है भाई। मेरी ट्रेनिंग ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन में उसी तरफ हुआ है कि माने ये बर्दाश्त नहीं होता है कि चंदा इकट्ठा किया लोगों ने। अफजल साहब बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। हमको किससे बदला? हम तो जानते भी नहीं थे किसी को। हम तो 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, हमको न किसी की जान पहचान नहीं है। हाँ 20 साल से मेंबर हैं, लेकिन बदला किससे ले रहे को? हम तो किसी को जानते ही नहीं है, बदला नहीं। हम सिर्फ जैसे है ना, बहुत अच्छा फैंसी वर्ड है सरकार में, वाइट पेपर निकालेंगे कि फाइनेंसेस ऑफ इस्लामिक कल्चरल सेंटर, पेपर निकलेगा इंशाल्लाह। लोग देखेंगे कि भैया यहाँ कैसे आया पैसा, कैसे खर्चा हुआ। और अगर खुदा ना खास्ता कोई फंसा तो फंसा, तब जाए, वो तो हम क़यामत तक उसका पीछा कर देंगे। महिलाओं के लिए आपके पास क्या है आपके पिटारे में? बुजुर्गों के लिए क्या है? यूथ के लिए क्या है? नहीं देखिए, यूथ के लिए तो भाई उसमें डिटेल्स है कि कैसा बनाएंगे सेंटर, और उसमें हाउ टू प्रमोट देम। हम आपके प्रचार का ही काम कर रहे हैं, आप हमारे दर्शक बता दिए तो आगे तक पहुंचा देंगे कि आप क्या क्या करने वाले हैं। नहीं, यंग बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को लीडरशिप ट्रेनिंग देना, और ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़िएगा, नौकरी में कैसे आप आगे बढ़िएगा, किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करिएगा, बहुत ज़रूरी इसमें रहता है। आप जाते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह में, तो यहाँ लोग चार्ज करता है आपसे 50,000 60,000 रुपया इंटरव्यू में, और कुछ बताता नहीं है कम वक्त सब, तो खाली पैसा ऐंठने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग को बच्चों को ट्रेन करना होगा कि लाइफ में आप आगे कैसे बढ़िएगा। और दूसरा कि नए लीडर्स, इवन पॉलिटिकल लीडर्स इन बिजनेस, लीडर्स इन पॉलिटिक्स, नए लीडर्स को प्रोत्साहन देना। और देखिए, पॉपुलेशन तो एज कर रहा है, बूढ़े हम लोग सब कुछ हो रहे हैं। 68 साल मेरी भी उम्र हो गई है। तो ये ज़रूर है कि ओल्डर पीपल के लिए कल्चरल सेंटर एक क्लब भी है। क्लब इस हिसाब से ताकि ओल्डर जनरेशन आ करके दिन भर जैसे घर में नहीं पड़ा रहे, 4-5 घंटा आ करके यहाँ पर वक्त बिताए और लोगों से मिले, हंसी मजाक करे, और 1-2 कप चाय वाय पी ले अपना, या नाश्ता कर ले। तो वो तो एक क्लब हो गया। ओल्डर पीपल के लिए सलाहियत बहुत रहती है, एक्सपीरियंस बहुत रहता है। उन लोग को अपॉर्चुनिटी दीजिए कि अगर आप कोई जैसे आप कुछ पेपर लिखना चाहते हैं, एनीथिंग टू डू अबाउट इस्लामिक कल्चर, तो आप रिसर्च करिए, लाइब्रेरी आपके पास है, इंटरनेट है, कंप्यूटर आपको मिलेगा, आप रिसर्च करिए सर, और आप जो है पेपर लिखिए 4-5 पेज का, उसको हम लोग अपना ऑडिटोरियम में आप अपना पेपर पढ़िए और लोग उससे बेनिफिट करेंगे। ओल्डर महिलाओं के लिए भी वही है। महिलाओं
और मर्द तो अब सब एक ही हैं भाई। अब हमको नहीं लगता है कि हम लोग को महिलाओं को अलग ट्रीट करना चाहिए। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर, माने आदमी सब कोई है, तो मर्द हो औरत हो, हम लोग को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ तुम औरत हो तुम मर्द हो, वो ज़माना ही ख़त्म हो गया। आप तो आजकल देख ही रहे कि ड्रेस में तो अब ख़त्म ही हो रहा है, पता ही नहीं चलता है कि कौन कौन लड़का है कौन लड़की है। तो उस नज़रिए से हम नहीं देखते हैं कि आपका कास्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका ये क्या है। मेरा नज़रिया टोटली बदल सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए जी इसकी बुनियाद में ही है सांप्रदायिक सौहार्द। इसको बनाए रखने के लिए अभी मौजूदा दौर में तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि इसको बढ़ाने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे, सेंटर भी और सेंटर के बाहर भी, कि सांप्रदायिक पहले सौहार्द देश देखिए, में बना रहे। पहले हम लोग के बचपन में और कॉलेज के ज़माने में जब भी त्यौहार होता था हम लोग का, तो हम लोग जाते थे होली में, दिवाली में अपने दोस्तों के घर। हम तो छोटे छोटे थे, उनके पेरेंट्स के दोस्तों के घर पता चलता था कि दिवाली में क्या होता है, होली में क्या होता है। वैसे ही लोग आते थे ईद में, पूछते थे लोग कि भाई ये कैसी ईद है, ये बकरा की ईद है। हमें बकरा की ईद नहीं है बकरीद है। ये जो है सो कमेमोरेशन है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सैक्रिफाइस की। और ये जो है सो सेवई वाली ईद क्या है, तो भाई रमज़ान का महीना है, रमज़ान ख़त्म हुआ है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने मौका दिया 30 दिन रोज़ा रखने का, इबादत करने का। और हम लोग को लगता है कि अल्लाह ताला कबूल करेगा, बात उसी की खुशी में है। तो आप बताते नहीं हैं लोगों को, तो बहुत सारा लोगों के दिल में आजकल और दिमाग में घुसा दिया गया है गंदगी। लोग समझता नहीं है कि कोई क्या करता है। हमको बहुत सिंपल चीज़ देते हैं, और ये सही वाकया है। मेरे साथ एक मेरा दोस्त पूरे स्कूल भर पढ़ा 11 साल, ठीक है, और सर्विस में भी आया। एक दिन हमसे पूछता है, माफ़ करिएगा यही लैंग्वेज है उसका, कि साले हम लोग उगते सूरज को पूछते हैं और तुम लोग डूबते सूरज को सलाम अपना सर झुकाते हो। हम कहे नहीं बाबू, ये तुम नहीं जानते हो। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त फ़र्ज है। हम लोग फेस करते हैं वेस्ट, यहाँ से जो मक्का का डायरेक्शन उसको फेस करते हैं। तो हिंदुस्तान में हम हैं तो वेस्ट में सूरज डूबता है, उससे मतलब नहीं है, वेस्ट में मक्का है। इसीलिए हम लोग कहते हैं सारे मुसलमान सारे दुनिया के उस टाइम में मक्का फेस कर रहे हैं, कहीं से नॉर्थ है, कहीं से ईस्ट है, कहीं से ये है। तब उसके दिमाग में समझ में आया, वो पढ़ा लिखा सर्विस में, ऑल इंडिया सर्विस का लड़का, मेरा दोस्त ये पूछा हमसे। अब बताइए इसका कोई जवाब है साहब? नहीं जान पा रहे हैं लोग, क्योंकि हम लोग अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग रहते हैं। अब मेल जुल नहीं है कि जानने का, ये दिक्कत की बात है। तो कहते हैं कि अभी भी सेंटर ये काम करता है कि ईद बकरीद होली मिलन वहाँ होता है। इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, देखिए बड़ा करेंगे? ईद और होली मिलन होता है, खाली खाना पीना होता है क्या? अध्यक्ष जी या कोई सेक्रेटरी खड़ा होकर के 5 मिनट बोला ईद का क्या मतलब है, होली का क्या मतलब है, दिवाली का क्या मतलब है? कोई नहीं बताता है। तो आइए खाइए पीजिए, क्या फर्क पड़ता है? बकवास है ना भाई। अगर आप कर रहे हैं मिलन तो ठीक से करिए, 5 मिनट बोलने में क्या लगा हुआ है, सारे लोग समझेंगे। तो आपके आने से ये नया सिलसिला शुरू होगा? इंशाल्लाह जरूर शुरू होगा, इंशाल्लाह जरूर शुरू होगा। और आप ही लोग बताते जाइएगा तो आगे आदमी बढ़ता है ना भाई। सारा दिमाग तो हमको है नहीं ऐसा। आप बताइएगा कि कहाँ कहाँ गैप्स है, कैसे कैसे होना चाहिए। लोग ये नहीं जानते हैं, लोग वो नहीं जानते हैं, तो ऐसे ऐसे होता रहेगा। मीडिया वाले जब बनाने लगते तो कहते हैं कि किसी से मिल गया है
और वो मीडिया वालों ने शुरू किया था। हम आपको बताएं, आप बिहार में किसी से भी पूछिएगा, 4 साल में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्रूवमेंट हुआ था 90% मीडिया के वजह से। मीडिया ने जो सपोर्ट किया था, सही बात रिपोर्ट करते थे और अच्छे से प्रोमिनेंस से रिपोर्ट करके मीडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार बिटवीन 2006 एंड 2010। हम थे उसके पार्ट, हम भी थे, हम सरकार में थे, लेकिन बिना मीडिया के सपोर्ट के नहीं होता, वो लोग जानबे नहीं करता। तो मीडिया के बारे में बाद में करेंगे। आखिरी एक सवाल, अपने वोटर्स को क्या कहना चाहते हैं कि वो आपको क्यों समर्थन दें? भाई देखिए, कागज मेरा एक बार मेहरबानी करके पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। वो पढ़ लीजिएगा तो आप समझिएगा कि हमने अपने आप को आपके सामने खोल करके रख दिया है। और ये सब इंटरव्यू असगर साहब का, ये जो भी इंटरव्यू है, उसके माध्यम से आप लोग हमको देख रहे हैं और आपको अपने सोचिए कि हम जेन्युइन लगते हैं या हम कुछ बहरूपिया लगते हैं। अगर आपको तसल्ली है, अगर आपको विश्वास है और मेरे बैकग्राउंड पर और मेरे सर्विस करियर पर, आप जहां जहां हम रहे हैं, आप पूछिए लोगों से, तो आप वोट दीजिए। आप नवाजिएगा, अल्लाह ताला नवाजेगा, तो फिर इंशाअल्लाह ये पार्टनरशिप जिंदगी रहती है तो वो चलती रहेगी। ये कोई पार्टनरशिप थोड़े दिन के लिए थोड़ी ही है, ये तो आखिर तक चलेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंडिया इस्लामिक सेंटर का चुनाव इस बार बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो चुका है। एक बड़े सुलझे हुए उम्मीदवार हमारे साथ थे और अब जल्द ही आवाज़ दबाइस पे 2-3 और बड़े जो दावेदार हैं अध्यक्ष पद के, उनका भी इंटरव्यू आप ज़रूर सुनेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पे अपने बातचीत ख़त्म करते हैं। खुदा हाफ़िज़।